नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि आप अगर भीड़ में से 100 लोग उठा लो और उनसे उस कम्युनिटी के बारे में पूछो तो शायद उनमें से एक भी उस कम्युनिटी का ना हो। इतनी छोटी कम्युनिटी, फिर भी वो कम्युनिटी कभी ना गवर्नमेंट से भीख मांगती है, ना रिजर्वेशन मांगती है, ना ही माइनॉरिटी स्टेटस मांगती है। और ना ही कुछ मांगने के बाद उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडस्ट्री, ये सब इन्हीं कम्युनिटी ने बिल्ड किया है। और बात यहीं तक नहीं रुकती, इन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी नींव रखी है। डायमंड और गोल्ड ट्रेड में दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल इसी कम्युनिटी को माना जाता है। कौन है ये लोग? इतनी छोटी कम्युनिटी होने के बाद इतनी इन्फ्लुएंशियल पावर कैसे? नमस्कार दोस्तों, जिस कम्युनिटी की बात मैं अब तक कर रहा था वो है जैन कम्युनिटी। इंडिया के टोटल पॉपुलेशन की सिर्फ 0.4%। और आज महावीर जयंती के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको जैन कम्युनिटी के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये स्टोरी है एक ऐसे एंशिएंट फिलॉसफी की जो इतनी पावरफुल थी कि उसने इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर इन्फ्लुएंशियल ग्रुप बना दिया, जबकि पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा छोटी है। तो आइए दोस्तों, पहले हम नंबर्स की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। 2011 सेंसस के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 44.5 लाख जैन हैं, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन का 0.4%। पूरी जैन कम्युनिटी को एक जगह बिठा दो तो पुणे सिटी में फिट हो जाएगी। और लगभग जैन कम्युनिटी इंडिया का लगभग 24% पर्सनल इनकम टैक्स भरती है। इंडिया की एस्टिमेटेड 28% प्रॉपर्टी जैन कम्युनिटी ओन करती है। और अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की तो 94.9% के हिसाब से वो इंडिया की सबसे एजुकेटेड कम्युनिटी है। और जैन वुमेन की लिटरेसी रेट 92.1% है, जबकि नेशनल फीमेल एवरेज सिर्फ 65% है। पर कैपिटा इनकम ये इंडिया की सबसे वेल्दी कम्युनिटी है और उन्होंने लगभग 2.5 करोड़ इंडियंस को रोजगार दिया है। एक कम्युनिटी जो पॉपुलेशन वाइज इतनी ज़्यादा छोटी है कि वो एक मिड साइज सिटी के अंदर भी फिट आ जाए, लेकिन वेल्थ में पूरे नेशन से compete करती है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? उससे पहले हम जानते हैं कि जैन कम्युनिटी का डोमिनेंस कौन से बिजनेस में सबसे ज़्यादा है। इसी लिस्ट में टॉप करता है डायमंड इंडस्ट्री। इंडिया पूरी दुनिया के 90% डायमंड्स कट और पॉलिश करता है। और इस ट्रेड का इंजन पालनपुरी जैन्स। 1960 में एक सिंपल आइडिया के साथ इन्होंने इसकी शुरुआत की कि पॉलिश करो इंडियन रुपी में और बेचो इसे डॉलर में, जिसकी वजह से आज इंडिया का 50% डायमंड मार्केट जैनों के हाथ में है। इंडिया दुनिया की फार्मेसी है और उस दुनिया के ऊपर बैठा है सन फार्मास्यूटिकल, जिसका ओनर भी एक जैन है। दिलीप सांघवी ने सन फार्मास्यूटिकल कंपनी की शुरुआत सिर्फ 10,000 रुपये से की थी, वो भी उन्होंने किसी से उधार लिए थे। और आज इस कंपनी की वैल्यू लाखों और करोड़ों में मानी जाती है। जैन कम्युनिटी का इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री में हिस्सा लगभग 20% का है, जो कि 1/5 ऑफ द टोटल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री माना जाता है। अब बात करते हैं फाइनेंस की। ये बात शायद कोई नहीं जानता रहेगा कि इंडिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 1875 में खुला था, यानी 150 ईयर्स पहले उसकी नींव रखी थी प्रेमाचंद रॉयचंद जी ने, जो कि एक जैन थे। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज MCX ये भी एक जैन ने बनाया था, जिनका नाम था जिग्नेश शाह। इंडिया के लगभग 46% स्टॉक ब्रोकर्स जैन कम्युनिटी से आते हैं, यानी अब मान सकते हो कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हो 10 में से लगभग 5 ट्रेड जैन स्टॉक ब्रोकर्स आपका हैंडल कर रहे हैं। जब तुम इंडिगो में बैठ के ट्रैवल करते हो, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरलाइन है, इसका मतलब ये है कि वो एयरलाइन भी एक जैन ने को फाउंड की थी, जिसका नाम था राकेश गंगलवाल। इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री में जैन कम्युनिटी का शेयर लगभग 30% से भी ज़्यादा है। अब हम बात कर ले मीडिया हाउस की। टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सबसे बड़ा इंग्लिश अखबार है, वो भी एक जैन फैमिली ओन करती है, जिनका नाम है साहू जैन फैमिली, और वो हेड करती है इंदू जैन। इंडिया की मीडिया इंडस्ट्री में भी जैन कम्युनिटी की हिस्सेदारी एस्टिमेटेड 20 to 25% है, जो कि 1/4 ऑफ द टोटल मीडिया इंडस्ट्री मानी जा सकती है। रियल एस्टेट, पेंट्स, पोर्ट्स एंड पावर, अब हम इनकी बात कर लेते हैं। मंगल प्रभात लोधा ग्रुप मुंबई का लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर। अश्विन दानी, एशियन पेंट्स, इंडिया का लार्जेस्ट पेंट कंपनी। भारल जैन, इंडिया इरिगेशन सिस्टम, इंडिया का लार्जेस्ट इरिगेशन कंपनी। गौतम अडानी, अडानी ग्रुप्स, पोर्ट्स, पावर, एयरपोर्ट्स, ग्रीन एनर्जी, 21st सेंचुरी का सबसे
कॉन्सिक्वेंशियल बिजनेसमैन गुजरात का एक जैन है। लिस्ट खत्म नहीं होती, ऐसे मल्टीपल बिजनेसमैन मिल जाएंगे जो कि जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज और सबसे बड़ी कंपनीज दी है। अब एक सेकंड के लिए रुको और सोचो, एक ऐसी कम्युनिटी जो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी प्रॉपर्टी ओन करती है, इतना टैक्स देती है, इतने सारे बिजनेस में डोमिनेंट है, फिर भी वो हमारे कंट्री में सेफ नहीं है। और यही है डार्क रियलिटी जैनिज़्म के पीछे, जो अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक ऐसी कम्युनिटी जो हमेशा शांत रही, जिन्हें हमेशा पीस चाहिए, जो हमेशा सिर्फ अपना काम करती रही, किसी और को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, हमेशा सबके लिए अच्छा चाहा, एक ऐसी कम्युनिटी को रोड पे आना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा। हमारे पीसफुलनेस को उन्होंने फ़ायदे में लिया, उसको हमें दिखाना पड़ा कि हम उतने पीसफुल नहीं हैं अगर बात हमारे धर्म पे आ जाए तो। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों गुजरात के गिरनार की, जहाँ पे हमारे 22 तीर्थंकर नेमीनाथ भगवान मोक्ष गए थे। वहाँ पे क्या हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गुजरात के जूनागढ़ में खड़ा है गिरनार पर्वत, एक ऐसा स्थल जहाँ 22 तीर्थंकर भगवान नेमीनाथ ने एनलाइटमेंट और मोक्ष प्राप्त की थी। पिछले कई हज़ारों साल से जैन यहाँ पे पूजा करते आ रहे हैं। 14 से ज़्यादा एंशियंट टेम्पल्स है उस पर्वत पर। और यही नहीं, एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट जेम्स बर्गस ने अपने हिस्टोरिकल सर्वेज में क्लियरली लिखा है कि गिरनार जो है वो एक जैन पर्वत है। और वहीं 22 तीर्थंकर मोक्ष गए थे, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स वहाँ पे मिले हैं। लेकिन होता क्या है, 2004 बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के, बिना किसी परमिशन के गिरनार के 5th टोक पर कुछ लोग आते हैं और वहाँ पे अपने भगवान की मूर्ति और अपने भगवान की पूजा चालू कर देते हैं बिना किसी के परमिशन के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन है जो इतने पीसफुल कम्युनिटी को तंग करना चाहते हैं। ये लोग थे दत्तात्रेय के लोग, जो लोग दत्ता में मानते हैं। वो लोग आए 2004 में, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ते गई। वहाँ पे उन्होंने वो कैप्चर कर लिया 5th टोक, उन्होंने अपनी आइडल बिठा दी, उन्होंने अपना टेम्पल इंस्टॉल कर दिया और उसके बाद जैन लोग को दर्शन तक मिलना मुश्किल हो गया था वहाँ पे। इतने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होने के बाद इवन गुजरात हाई कोर्ट ने उनके कंस्ट्रक्शन के खिलाफ ऑर्डर देने के बाद भी आज तक वो लोग वहाँ से नहीं हटे हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों जैन जैसी पीसफुल और इतनी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है? और यही नहीं, 2013 में एक दिगंबर जैन मॉन्क के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया एक तेज चाकू से, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह घायल हो गए। और आपको नहीं पता हो दोस्तों, तो जो जैन साधु होते हैं वो कोई भी इंग्लिश दवाई नहीं लेते, वो हॉस्पिटल नहीं जाते। जब उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो वो खुद से अपने प्राण त्याग देते हैं और तड़पते तड़पते वो समाधि ले लेते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है। और 2016 में तो हद ही हो गई, जैनों को 5th टोक पे जाने से रोक दिया। एक टाइम पे हज़ारों सालों से जहाँ पे जैन पूजा कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, जिनके 27 तीर्थंकर नेमीनाथ भगवान मोक्ष गए थे, वहाँ पे अब उन्हें जाने तक से रोक कर दिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है इस कम्युनिटी के साथ? गिरनार की स्टोरी सुन के आपको लग रहा रहेगा कि यार ये बहुत गलत है, बट इससे भी ज़्यादा गलत हुआ शिखर जी के साथ। अगर आप शिखर जी के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको छोटे छोटे चीज़ों में बता दूं कि शिखर जी झारखंड में आता है और वो जैनों का सबसे ज़्यादा पवित्र स्थल है। जैनों में 24 तीर्थंकर्स होते हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों ने समय शिखर जी से मोक्ष प्राप्त किया होगा। यानी आप सोच सकते हो कि ये इनके लिए कितनी बड़ी पवित्र स्थल होती है। यहाँ के जो पहाड़ है वो जैन बिना किसी सॉक्स, बिना किसी चप्पल के चढ़ते हैं। एक स्पेशल तरीके के सॉक्स आते हैं, सिर्फ वो पहनते हैं अपने पैरों में और बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से वो अपनी वंदना करते हैं। 1918 में जैन लोगों ने ये पूरा का पूरा ज़मीन जो पारसनाथ हिल है वो अपने ही पैसों से खरीद लिया गया था। लेकिन 1953 में बिहार गवर्नमेंट ने एक ऐसा लैंड रिफॉर्म लाया जिसकी वजह से इतना पैसा पे करने के बाद भी ये ज़मीन का कंट्रोल जैनों के हाथ से सीधा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। और यही नहीं, 2015 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वहाँ पे एक टूरिस्ट प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे जैन इतना ज़्यादा पवित्र मानते हैं कि वो जूते चप्पल तक नहीं पहनते पहाड़ पे, उसी पहाड़ को इन्होंने टूरिस्ट प्लेस बनाने की बात की। और जब कहीं कहीं जगह टूरिस्ट प्लेस बन जाती तो आपको तो पता ही है कि वहाँ के पहाड़ों का, वहाँ के नेचर का हाल कैसा होता है। और ये तो एक रिलीजियस प्लेस है।
प्लान के अंदर ये लिखा था वहाँ पे अलग अलग गेम्स होंगे, होटल्स खुलेंगी नई नई, और उसके बाद टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए जाएंगे, ये सब चीज़ें होंगी, यानी नॉनवेज तक मिलेगा वहाँ पे। एक ऐसी कम्युनिटी जो नॉन वायलेंस पे इतना ज़्यादा बिलीव करती है कि वो एक मच्छर तक नहीं मारती, एक चींटी तक नहीं मारना चाहती, ऐसे कम्युनिटी के रिलीजियस प्लेस पे नॉनवेज मिलने की बातें की जा रही थी। क्यों? क्योंकि उनके टूरिज्म प्लान में ये सारी चीज़ें लिखी गई थी। फिर हुआ क्या दोस्तों, सारे जैनों को वापस सड़कों पे आना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा, कैंपेन्स लगे, बहुत सारी चीज़ें हुई, और फाइनली गवर्नमेंट ने ये डिसीजन से बैक ऑफ कर दिया। बट गवर्नमेंट रुकी नहीं यहाँ पे, बात है वापस जनवरी 2022 की, और ये टूरिज्म का प्लान वापस लाया गया। और ये टाइम भी वही सारी चीज़ें थी कि वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, होटल जाएंगी, ये होगा वो होगा, पर वो रिलीजियस प्लेस है, वहाँ कोई जैन होटल नहीं चाहता। हम सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं, हम वहाँ पे हमारी छोटी मोटी धर्मशालाएं बनी हुई है, हम वहीं पे रहते हैं, वहीं से हमारी वंदना पूरी करते हैं, हमें होटल की ज़रूरत नहीं है, हम पहाड़ ख़राब करना नहीं चाहते। और फिर होना क्या था, हर जगह मुंबई, भोपाल, हैदराबाद, नागपुर, ऐसे कई सारी जगह से जैनों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। और इसी बीच जो जैन साधु थे उन्होंने फास्ट करना चालू कर दिया, यानी जब तक ये चीज़ नहीं हटेगी तब तक वो पानी का एक बूंद भी अपने अंदर नहीं लेंगे। और होता क्या है, एक 72 ईयर के जैन दिगंबर साधु, इसी में उनकी समाधि हो जाती है। फिर बात थी 5 जनवरी 2023 की, जब इतने प्रोटेस्ट के बाद, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना स्टेप लेना पड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बीच आई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको जैन हिल्स की स्कैर्सिटी बचानी है, उन्हें एज अ रिलीजियस प्लेस डिक्लेयर करना है, और ये जो भी आपका टूरिज्म का प्रोजेक्ट इसे स्टॉप करना है। लेकिन मैं आपको एक सच और कड़वी बात बताता हूँ जो शायद आपको और कहीं सुनने नहीं मिलेगी, ना ऑन पेपर्स मिलेगी, बट मैं जैन हूँ, मैं हर साल शिखर जी जाता हूँ, तो मैंने चीज़ें नोटिस की है। जो वहाँ की जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहाँ के जो बच्चे हैं, स्पेशली दिसंबर और नवंबर का टाइम होता है जब मैक्सिमम जैन पीपल शिखर जी विजिट करते हैं, क्योंकि उनके भी कॉलेज और स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है, तो वहाँ पेरेंट्स उन्हें लेके जाते हैं शिखर जी। वहाँ के जो स्कूल्स हैं ना, वहाँ पे एज अ पिकनिक बच्चे आते हैं। जी आप सही सुन रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिलीजियस प्लेस पे हमारे नहीं लेके आओ बच्चों को, बट हमारे रिलीजियस प्लेस की कुछ नियम है, कुछ कानून है कि आप जूते चप्पल, बिना जूते चप्पल के वो पहाड़ चढ़े। पहाड़ चढ़ते वक्त कोई भी ऐसी चीज़ अपने साथ ना लेके जाए जो हमारे रिलीजियस को हार्म करे, जैसे नॉनवेज हो गया, ऐसा कुछ मत करे, सिगरेट्स हो गए। और वही होता है जब कॉलेज और स्कूल के बच्चे एज अ पिकनिक वहाँ पे आते हैं, वो लोग वहाँ सिगरेट पीते हैं, लड़का लड़की गलत गलत हरकतें करते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें एक रिलीजियस स्पॉट पे हो रही है। और ये एक चाल है वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जो वहाँ बहुत ही धीरे धीरे चल रही है और बहुत सालों से ही चले आ रही है। और फाइनली मई 2025 को जैनिज्म और जैन फॉलो करने वाले लोगों को एक रिलीफ मिली। क्यों? क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि शिखर जी एक रिलीजियस प्लेस है और उसे प्रोटेक्ट किया जाए। सिर्फ 25 होम गार्ड्स थे पूरे 16,000 एकड़ के लिए। कोर्ट ने स्ट्रिक्ट कंप्लायंस का ऑर्डर दिया और कहा वहाँ पे गार्ड्स बढ़ाया जाए और वहाँ पे ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना हो कि वो उनके सेंटिमेंट को हर्ट करे, जैनिज्म को हर्ट करे। सोचने वाली बात है दोस्तों, जो इंडिया को इतनी योगदान देती है, 2.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, 24% टैक्स भरती है, ऐसे कम्युनिटी को हमारे अपने भगवान को बचाने के लिए सड़कों पे आना पड़ा। मेरा गवर्नमेंट से सीधा सीधा सवाल है कि ऐसा होना चाहिए था? ऐसा क्यों हुआ? और ये किसकी गलती है? अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो जैन लोग हैं वो सिंपल लिविंग में बहुत ज़्यादा क्यों मानते हैं। इतनी वेल्दी कम्युनिटी होने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा सिंपल रहते हैं। ना वो कोई नॉनवेज खाते हैं, ना कोई अल्कोहल कंजम्पशन, ना उन्हें कोई बुरी आदत होती है, ना वो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ना ही वो ऐसी कोई भी चीज़ या गलत काम करते हैं। एक बिजनेसमैन जैन का सुबह उठता है, भगवान को प्रे करता है, अपने दुकान पे, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस पे जाता है, काम करता है, और सूर्य ग्रहण होने से पहले यानी सनसेट होने से पहले वो खाना खा लेता है, और उसके बाद वो फ्रूट्स या से पानी पीता है और फिर वो सो जाता है, और सुबह सेम चीज़ रिपीट करता है। ये है एक नॉर्मल सिंपल लिविंग एक जैन आदमी की। जैनिज्म नॉन वायलेंस में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है, इसलिए बहुत सारी वायलेंस वाली चीज़ें उन्होंने बहुत साल पहले ही छोड़ दी, जैसे फार्मिंग एंड ऑल। इसलिए ट्रेडिंग वाले बिजनेस में आ गए, कॉमर्स वाले बिजनेस में आ गए, डायमंड, गोल्ड एंड ऐसे बहुत सारे अलग अलग बिजनेस में आ गए। और ट्रेडिंग बिजनेस में स्पेशली ज़ुबान की बहुत वैल्यू होती है। एंड जैनिज्म सत्य असत्य में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। वो हमेशा कहता है कि सच बोलो और सही बोलो, इसलिए लोगों को, जैन वाले लोगों पे बहुत सारे ट्रस्ट होने लगा, इसलिए उनका ट्रेडिंग बिजनेस और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होते चला गया धीरे धीरे। अब बात करते हैं दोस्तों भगवान महावीर की।
महावीर भगवान की टीचिंग्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं थी, डायरेक्ट थी, डिमांडिंग थी। वो डिमांड करते थे कि आपको ये चीज़ें करनी है अगर आपको अपनी लाइफ सुधारनी है तो। महावीर भगवान ने 5 व्रतों का पालन करने बोला, जिसमें पहला व्रत था अहिंसा, नॉन वायलेंस। सिर्फ फिजिकल नहीं, थॉट, वर्ड, डीड सब में आपको नॉन वायलेंस दिखाना है कि आप किसी भी तरह किसी को भी हार्म नहीं करना चाहते, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। सत्य, सच बोलना। उसके बाद असत्य, नॉन स्टीलिंग। ब्रह्मचर्य, मॉन्ग के लिए स्पेशली कंप्लीट ब्रह्मचर्य यानी ग्रह गृहस्थी से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और अपरिग्रह, नॉन पोजिशन। उन्होंने 3 रिवॉल्यूशनरी फिलोसॉफिकल टूल्स भी दिए, अनेकांतवाद, सत्यवाद और न्यायवाद। अब मैं बात करने जा रहा हूँ जैनिज्म के 3 बहुत बड़े मॉन्ग जो मॉडर्न टाइम्स में हमें देखने मिले थे। सबसे पहले थे मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज। उनका जन्म 26 जून 1967 मध्य प्रदेश के डोमा ज़िले में छोटे से गांव में हुआ था और 13 साल की उम्र में वो घर छोड़ के चले गए और आचार्य श्री के शरण में उन्होंने बस ले लिया। 20 साल की उम्र में 1998 में राजस्थान में उन्होंने दिगंबर दीक्षा ली और उसके बाद तो उन्होंने जैनिज्म को इस तरह फैलाया कि वो दिल्ली से लेके कर्नाटक तक, तमिलनाडु तक सब उन्हें जानने लगे। उनके लेक्चर्स, कड़वे प्रवचन आज भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। 2000 में उन्होंने रेड फोर्ट पर एड्रेस किया और वो पहले ऐसे जैन मॉन्ग बन गए जिन्होंने रेड फोर्ट पे लोगों को एड्रेस किया। और 2016 में उन्होंने हरियाणा लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अपना प्रवचन दिया और उसके बाद बहुत सारे क्रिटिक्स उनके खिलाफ बोलने लगे। लेकिन उसी वक्त सारे रूलिंग पार्टी बीजेपी और अरविंद केजरीवाल ने भी उनका साथ दिया और कहा कि आप सिर्फ जैनों के गुरु नहीं हैं, आप हम सब के गुरु हैं और हम सब आपके साथ हैं। 18 मार्च 2017 आज की अदालत जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट शो है, वहां पे भी मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज आए। आपने तो शादी नहीं की, आपका तो परिवार नहीं है, आप लोगों को बताते हैं पति पत्नी के रिश्ते कैसे अच्छे होने चाहिए। ऐसा मेरे पास कुछ काम तो है नहीं, मैं बैठा रहता हूँ, चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ और नई नई परिभाषा अपने हिसाब से। कैसे पता चलता है सास बहू में क्या चलता है, आपको कैसे पता चलता है? नहीं, देखिए मेरा कोई घर नहीं है, लेकिन मुझे घर घर की कहानी याद है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप अंधों के शहर में आईने बेच रहे हैं? ये सवाल आप लाते कहाँ से है, पहले मुझे कोई बता। उन्होंने कहीं ऐसे क्वेश्चंस के आंसर किए जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे, पर उन्होंने अपने ह्यूमर से, उन्होंने अपनी मुस्कुराहट से, उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी से ऐसे आंसर किया कि लोग भी सोचने लग गए कि ऐसे भी कोई गुरु हो सकते हैं जो ऐसे आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके भक्त दीवाने थे, उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी के हाथों मुनि दीक्षा ली। 1972 में आचार्य विद्यासागर जी महाराज को उनका आचार्य पद दिया गया था, जो जैनिज्म में सबसे ऊंचा पद माना जाता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नियम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने कभी दूध कंज्यूम नहीं किया, ना कोई ग्रीन वेजिटेबल का अपने जीवन में कंज्यूम किया है। ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने जीवन काल में छोड़ दी और अंतिम समय पर उन्होंने सिर्फ बॉइल्ड खाना खाया। जी हाँ दोस्तों, ना ही उसके अंदर कोई मसाला था और ना ही कुछ। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 117 दिगंबर मुनियों को और 172 आरिकास को दीक्षा दी, जो आज के टाइम पे एक रिकॉर्ड है जैनिज्म में। 18 फरवरी 2024 दोनागढ़ तीर्थ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के 3 उपवास के बाद उनकी समाधि हो गई, जो माना जाता है जैनिज्म का सबसे बड़ा डार्क डे था। क्यों? क्योंकि उनके जैसे आचार्य होना बहुत ही गौरवशाली बात है जैनों के लिए। जिस दिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि हुई, उस दिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाफ डे डिक्लेयर किया। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके कहा कि ऐसे आचार्य हमारे देश को बार बार नहीं मिलेंगे। और बीजेपी की नेशनल कॉन्वोकेशन में प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब ने 1 मिनट का मौन व्रत लिया उनके लिए। आज मैं समस्त देशवासियों की तरफ से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं।
ये बहुत ही गर्व की बात है हम जैनों के लिए। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, इनके आगे तपस्वी सम्राट ऐसे ही नहीं लगा है। इन आचार्य तपस्वी सम्राट महाराज ने अपने जीवन में 10 साल तक सिर्फ दही और मट्ठे पे अपना जीवन निकाला है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, सिर्फ जल और मट्ठा, ना कोई सब्जी, ना कोई बॉइल्ड खाना, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ जल और मट्ठा, और वो भी 10 साल तक। क्या आप कभी सोच सकते हैं अगर हमें एक दिन खाना नहीं मिला तो हम शायद चल जाता है, फिर 2 दिन भी ठीक है, 4 दिन भी ठीक है, बट 5वें दिन हम बिना खाए नहीं रह सकते। भूख बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और आजकल तो लोग 2 दिन भी नहीं रह सकते, पर उन्होंने अपने जीवन में 10 साल तक सिर्फ जल और मट्ठे पे निकाला है, और उसके बीच में उन्होंने कई सारे उपवास किए हैं और 40 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की है। उनकी एक छोटी सी इंसिडेंट है जो मुझे याद आता है। एक बार विहार करते करते हैं, जैनिज़्म में कोई गाड़ी यूज़ नहीं करते महाराज जी, सिर्फ पैदल चलते हैं। तो एक दिन विहार करते करते उनके अंगूठे पे एक चोट लग गई, और जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हाँ, उनके अंगूठे पे चोट लगी है। बट जैनिज़्म में शरीर को सिर्फ शरीर की तरह ट्रीट किया जाता है, और वो जैसे ही मंदिर पहुँचे वो वहाँ पे ज्ञान में बैठ गए, और जैसे वो ज्ञान में बैठे तो मंदिर में एक चींटियाँ बहुत थी, तो चींटियों ने उनके पैर पे आके, बहुत सारी चींटियाँ आ गई एंड उनके पैरों पे वो जम गई एंड खींच खींच के मांस का टुकड़ा ले जाने लगी, जो चींटियाँ हमेशा करती है। पर आचार्य तपस्वी सम्राट बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिले। जब उनका पूरा तपस्या हो गया, उन्होंने पूरा अपना भगवान का ध्यान सब कुछ कर लिया, उसके बाद वो जब उठे तो उन्होंने ये चीज़ देखी और लोगों ने तक देखी इसके बाद, और लोगों ने उनसे पूछा कि कैसे किया आपने। उन्होंने कहा कि मैं भगवान में और मैं ध्यान में इतना मग्न था कि मुझे पता तक नहीं चला ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। इसे कहते हैं दोस्तों भगवान की भक्ति में मग्न होना। ऐसे थे तपस्वी आचार्य सन्मति सागर जी महाराज। उनके शिष्य आज के टाइम पे आचार्य सुनील सागर जी महाराज, वो भी बहुत ही ज़्यादा तपस्वी हैं। लास्ट में मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि महावीर भगवान का क्या संदेश था। महावीर भगवान का ये संदेश था दोस्तों कि सबसे बड़ी वेल्थ बैंक में नहीं, कैरेक्टर में होती है, कि डिसिप्लिन की लिमिटेशन नहीं, फाउंडेशन होती है, कि नॉन वायलेंस वीकनेस नहीं, सबसे डीप फॉर्म ऑफ करेज है, कि सिंप्लिसिटी पॉवर्टी नहीं, क्लैरिटी है। जितना आप सिंपल रहोगे उतना आप डाउन टू अर्थ रहोगे। आजकल के लोगों में शो ऑफ की ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। भले उनके पास पैसे नहीं होंगे बट लोन लेके वो शो ऑफ करेंगे। आजकल जैनिज़्म में भी कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी शादियां करना प्रेफर कर रहे हैं, हद से ज़्यादा पैसा उड़ा रहे हैं। ये काफ़ी गलत चीज़ है। एक ऐसी चीज़ जो जीवन भर चलने वाली है, एक सिंपल चीज़, वो हो सकता है कि हम कम पैसों में भी कर सकते हैं, बट उसके लिए लोग लोन ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा पैसा उड़ा रहे हैं शो ऑफ के चक्कर में। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखाना चाहते हैं। पर जैनिज़्म में ये चीज़ तो है ही नहीं। जैनिज़्म में सिंपली कहा गया कि आप जितना सिंपल लाइफ जिएंगे उतना आप जैनिज़्म के करीब होंगे। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब सिंपल लाइफ चूज़ करें, शो ऑफ ना करें और नॉन वायलेंस की तरफ जाएं। क्योंकि और ये वीडियो एक रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जो जैनों के तीर्थ छीनना चाहते हैं। गुजरात के गिरनार को छीन लिया, शिखरजी को छीनना चाहते हैं, उसे एक टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहते हैं। एक ऐसी कम्युनिटी जो पिछले हज़ारों सालों से नॉन वायलेंस को मानती आ रही है, महावीर भगवान के पद पर चलती आ रही है, चाहे वो इम्परफेक्टली क्यों ना हो, बट धीरे धीरे अपना एम्पायर बिल्ड करती जा रही है। उस कम्युनिटी को आप लोग ठेस पहुंचा रहे हो। एक ऐसी कम्युनिटी को जिन्होंने इंडिया को बिल्ड करने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, ऐसी कम्युनिटी को आप तोड़ना चाहते हो। लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा, डू नॉट इंजर, अब्यूज, ऑप्रेस, एनस्लेव, इंसल्ट, टॉर्मेंट, टॉर्चर, किल एनी क्रीचर लिविंग बीइंग। यही है महावीर भगवान का और जैनिज़्म का संदेश। जय जिनेंद्र, हैप्पी महावीर जयंती। जय हिंद, जय भारत।